ओके, चलो आज की गुड मॉर्निंग अंडमान निकोबार से। रे ऑप्टिक्स कितनी क्लासेस में होता है अभी तो भूल जाओ, ये जैन चलेगा। मतलब मान लो 7-8 क्लास को, तो मे बी संडे मुझे क्लास रखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा संडे को। ठीक है, बता दूंगा शायद 2 घंटे, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। एक्स्ट्रा क्लास लेके ही होता टॉपिक हमेशा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट होंगे, मुझे पता है कौन कौन से डाउट है, तो पहले मैं कुछ अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, फिर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका बचेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है प्रिज्म के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, आपको बोलेगा क्राउन ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास के अलग अलग टाइप होते हैं। उस क्राउन ग्लास के लिए उस क्राउन ग्लास के लिए जो एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है आईसी, वो वैल्यू आती है 41 डिग्री। क्राउन ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो है 41 डिग्री। ठीक है, ये गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और इस क्राउन ग्लास के लिए वो क्या बोलता है, एक हमारे पास आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, मतलब दोनों एंगल जो है ये भी 45 है और ये जो एंगल है वो भी 45 है। अश्विनी, तुम कई दिनों बाद नहीं आए, है ना अश्वनी? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बोला इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बस दो रे चूज करते हैं जो उसके एक्सट्रीम एंड है ऑब्जेक्ट के, वहां से दो रे चूज करो और देखो वो कैसे पाथ फॉलो करते हैं। तबीयत खराब थी, अच्छा तो लेक्चर देख के आए हो? नहीं ऐसे ही आ गए? लेक्चर देख के आए तो फायदा होगा, नहीं देख के आए तो फिर दिक्कत है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के लिए दो रे हमने ड्रॉ की। ठीक है, एक रे जो है वो जाएगी पैरेलल। ठीक है, ये रे, और एक रे और चूज की वो दूसरे एंड से जा रही है पैरेलल। ठीक है, दोनों रे जो है वो मूव कर रही है पैरेलल। अगर इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे ये है नॉर्मल और यहाँ पे ये है नॉर्मल, और हमने ये पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, ये जो एंगल आएगा दिस एंगल इज 45 डिग्री, याद है? तो याद होगा, यस सर। ये एंगल 45 डिग्री आते हैं। अब क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट में टी आई आर होगा। लाइट में टी आई आर होगा तो क्या होगा, ये लाइट इतने ही एंगल पे क्या होगी, नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उस रिफ्लेक्टिंग एंगल को हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ये ज्वाइन की। ठीक है, ये मुझे पता है, इतनी मेहनत करनी पड़ी पहले। ये दो जो रेड डॉट नीचे लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, नहीं तो अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता ना बनते नहीं। अभी वैसे बहुत अच्छे नहीं बने हैं, पर ये है काम चल जाएगा हमारा। एक स्केल यूज करना भाई, कोशिश करो रफ डायग्राम ना ही यूज करो आप। तो ये आपके पास जो है रे ऑफ फोर्स आ गया, ये रे ऐसे आ रही है। मान लो ये पॉइंट ए बी था, तो ऊपर वाले ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ए बना है वो यहां बना है, और इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बी बना है वो यहां बना है। तो प्रिज्म ने क्या किया, लिटा दिया, है ना, पटकी दे दी ऑब्जेक्ट को, जो 90 डिग्री पे था उसको उसने सुला दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि एक आइसोलेस ट्रायंगल जो है एक ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री से चेंज कर देता है, तो उस डायग्राम को आपको दिखाना है, जस्ट रिप्रेजेंट करना है। तो ये फर्स्ट केस है जिस केस में ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से चेंज कर रहा है। एक केस और आता है जिसमें ऑब्जेक्ट 180 डिग्री से चेंज कर रहा है। दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, वो पेपर में आएगा भी। ठीक है, बता देंगे जब आएगा पेपर में। यहाँ पे एक फेस पे हुई इंसिडेंट, और इस केस में यही प्रिज्म है, बट यहाँ पे ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है इस वाले साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है 90 डिग्री, मतलब सॉरी 180 डिग्री से उसको इन्वर्ट करना है। तो एक रे फिर से उसकी इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, ये मुझे डायग्राम रफ बनाना पड़ेगा, ये हमें रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा।
बाकी देखते हैं, कई बार हेल्प कर देता है चीजें बनाने में। यहां से एक रे चूज की सीधी, हाँ बना दी ना इसने, चलो बढ़िया। और एक रे यहां से चूज की, ठीक। पर रे बाहर तो नहीं आ सकती है, वो तो मैंने बस कॉन्टिन्यूटी में लाइट ड्रॉ करने के लिए बना दी, ठीक है। पहले ये इधर आई रे, यहां गई, ये जो बीच में एंगल था ये एंगल 45 था, तो 45 पे क्या होगा। ऑप्टिक्स में ना डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम जाता है, जब बोर्ड बनाते हैं ना तो फिर भी हाथ चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डायग्राम बनाना। ये एंगल 45 है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, इतनी इससे ज्यादा मैं तुम्हें चाहिए डायग्राम बनाने के लिए पेपर में, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो, मुझे पता है आउटपुट क्या आएगा। हाँ ये ट्राइंगल भी आइसोलेस है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। मैंने भी बोला था कि ऊपर वाला ट्राइंगल यूज किया हमने, बस उस पे आ रही है हाइपोटेन्यूज वाले फेस। इसके बाद क्या होगा, लाइट रे पहले टकराई, एक इधर गई और दिखा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये एरो नीचे आया यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लाइट यहां से फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, इसके बाद लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी इधर से, ठीक है। और एक लाइट रे ये आएगी, और इसने क्या किया, रे बाहर क्यों नहीं आई, रे बाहर आ रही है ना, हम डायग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बंद हो गया था। रे बाहर तो आएगी, कि यहाँ जो नीचे एंगल है इस पॉइंट पे, ये एंगल फिर से क्या आएगा, 45 आएगा। ये एंगल फिर से 45 आएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है क्राउन ग्लास के लिए 41 डिग्री होता है। और यहाँ ये जो एंगल है अगेन 45 डिग्री है, मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, फर्दर 2 बार TIR हो रहा है। और ये जो पॉइंट ए बी था, इस ए के लिए जो पॉइंट बना वो कहां पे आया, नीचे, और बी के लिए पॉइंट यहाँ पे आएगा, और जो रे है वो क्या होगा, इन्वर्ट हो गई। तो एक केस में 90 से हुआ है, और एक केस में क्या हुआ है, 180 से हुआ है। तो ये जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। वैसे असाइनमेंट में ये है क्वेश्चन नंबर 95, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 क्वेश्चन नंबर इन असाइनमेंट, देख लो रीड करके, डालो यहाँ पे, क्या पढ़ लेना से। बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि एक रे है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्रिज्म के एक फेस पे होता है इंसिडेंट। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से और 180 डिग्री से इन्वर्ट करना है, तो उसको रे डायग्राम को हमें रिप्रेजेंट करना है फॉर अ प्रिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है सेम का सेम। कर दे नीचे, बढ़े आगे, बोलो कोई इस कंसेप्ट में डाउट है क्या। ये कंसेप्ट हमने वैसे पहले किया हुआ है कि अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल पे आओगे, हाँ साइज सेम रहेगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, सेकंड वाले में क्या 45 कैसे आया यार, वो तो आप प्रूफ कर ही सकते हो ना। देखो ये एंगल 45 है, तो सेम जैसा लॉजिक ऊपर यूज किया, तो सेम लॉजिक यहाँ यूज कर सकते हो कि 45 ही आएगा, ठीक है। नहीं कर सकते हो ना प्रूफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक पार्ट हमने किया था कहाँ पे, पीछे जो डेरिवेशन की थी वहां पे डिस्कस किया था। इसमें लिखा हुआ है शो दैट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मतलब हमें पहले वाले पार्ट में शो करना है, जो डेल्टा होता है वो आता है μ-1 × A। याद है फॉर्मूला ये, क्या ये फॉर्मूला याद है आपको। यस सर। हाँ यार अरियन दोबारा बंद हो गया वो, पता नहीं।
तो पहले वाले पार्ट में हमें ये शो करना है। शो करने का मतलब ये हो गया कि जो हमने डेरिवेशन की थी, ऊपर थोड़ा सा पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें जो अप्रोक्सीमेशन केस था, ये आपको अप्रोक्सीमेशन केस वाला पार्ट प्रूफ करना है कि जनरल फॉर्मूले के अंदर स्मॉल एंगल के लिए साइन I1 साइन R1 हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे और ये प्रूफ कर दोगे। तो स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला है, मैंने यहाँ लिखा हुआ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन आंसरिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन। अगर बहुत ही कम होता है डेविएशन तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, one of the glass prism used in Fresnel biprism experiment has refractive index of 1.5। तो जो म्यू की वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वैसे 1.5। एंड फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल्टा निकालना है इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 3 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, 3 डिग्री है, बस 3 डिग्री बस, ठीक है। तो बहुत ही कम एंगल हो गया। अगर बहुत ही कम एंगल हो गया तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला पुट करो, चेक करो, देखो आंसर आ रहा है, सेम तो दे रखा है। यहां से जब डेल्टा निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू -1 इंटू ए, म्यू की वैल्यू है 1.5 -1 और ए कितना है 3 डिग्री, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये कितना आएगा 1.5 डिग्री। ये इतना सा क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं पूछेंगे। बट अगर आया, यहाँ क्वेश्चन लिखने का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में वो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास डेटा इनसफिशिएंट है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ डेल्टा का I + E - A, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके सोल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। टिपिकल होगा सोल्व करना, तो बेटर हमारे लिए कि हम यही यूज करते हैं फॉर्मूला स्मॉल एंगल के लिए। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्या आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया था वैसे, दे रखा है क्वेश्चन, ये सच बताना, करवाऊं या स्किप कर दूं, हुआ था या नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर है, ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई का लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर था, सैंपल पेपर और 2020 लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड पार्ट तो कुछ ज्यादा ही आसान है। लाइट में बोला है इन अ गिवन डायग्राम रे ऑफ लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट C which is on the interface of two media A and B with refractive index 1.5 and 1.7 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A जो है वो 1.7 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B जो है वो है 1.5। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर TIR क्या होती है। अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो फॉर मिनिमम वैल्यू जो होगी वो IC के इक्वल होगी, ठीक है। मिनिमम I जो होगा, मिनिमम I जिस एंगल पे क्रिटिकल एंगल होता है, मिनिमम I शुड बी इक्वल टू IC क्रिटिकल एंगल। तो मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ, याद है। IC का जो फॉर्मूला होता है, IC इज साइन इनवर्स 1/μ, और 1/μ जो फॉर्मूला होता है, देखो हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है उनमें इजी पार्ट क्या था कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली एयर के रिस्पेक्ट में था, एक मीडियम था और एक एयर था। तो मैंने आपको तब भी समझाया था कि जरूरी नहीं है कि दूसरा मीडियम होगा वो एयर होगा, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। लेकिन ये जो म्यू है इस फॉर्मूले में, जो म्यू है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये म्यू जो है हमेशा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रेयर मीडियम। तो सोच के बताओ यहां जो ये म्यू है ये किस मीडियम का निकलेगा, ए का या बी का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो आप खुद डिसाइड करो कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा म्यू, वो कौन से मीडियम का निकालोगे और किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। एक की वैल्यू 1.7 है, एक की वैल्यू 1.5 है,
तो 1.7 मतलब वो डेंसर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो म्यू ए डिवाइड बाय म्यू बी, और सोल्व करोगे तो म्यू बी कहां पे आ गया, म्यू बी ऊपर आ गया, म्यू ए नीचे आ गया। और म्यू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू बी की वैल्यू है बी का है 1.5 और ए का है 1.7, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, और साइन इनवर्स 15/17। कॉमन सेंस भी है वैसे कि कभी भी ये 17/15 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती। तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, ये पहला पार्ट है। और फिर बोला हुआ कैन यू एक्सपेक्ट द रे ऑफ लाइट टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट फॉल्स एट सी एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम बी टू ए। अगर लाइट बी से ए आती है तो क्या TIR हो सकता है। अब बच्चे जब बोलते हैं कि मुझसे सेकंड पार्ट नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है टॉपिक। हमने आपको जो 2 क्लास दी थी पढ़ने के लिए, बेसिक व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ TR, तो बच्चों को ये याद ही नहीं रहता। भाई फंडामेंटल कंडीशन है टीआर की कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तभी TIR हो सकता है। देखो यहाँ पे बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो अगर बी से ए आने का मतलब है लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इस क्वेश्चन का यूज किया वो हमने ये सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो आपको हमेशा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। हमेशा डेंसर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर हमें भाई ये तो बताया ही था कि जो म्यू है, ये म्यू हमेशा डेंसर का है विद रिस्पेक्ट टू रेयर। यहाँ ये जो म्यू है वो क्या है, डेंसर का है विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो फिक्स कंडीशन है। ये जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था। इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे शायद, हाँ मैंने कराया ही होगा, वो 90 डिग्री वाला। हाँ ये याद है क्वेश्चन, ये हमने कल लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन, जिसमें एक फेस को मिरर कर दिया। एक फेस को सिल्वर करने से जो रे आती है वो 90 डिग्री पे आती है। ये जो क्वेश्चन है जिसमें एंगल 45 डिग्री आया था, जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी आइडेंटिकल क्वेश्चन है। जो इससे नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी हमारे पास आइडेंटिकल क्वेश्चन है। कहां गया ये वाला, बट इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एंगल उन्होंने जनरल एंगल दे दिए ABC टाइप, उन्होंने 30 डिग्री 50 डिग्री नहीं दिया। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका डायग्राम भी नहीं है, मतलब पता नहीं उसमें प्रिंटेड है असाइनमेंट के अंदर पर डायग्राम है नहीं, मतलब बाय चांस मिस हो गया होगा, पर बना लेंगे हम। लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए, एंगल ए उसका वही हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिज्म का, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट 2A। लाइट रे जो है 2A एंगल पे होती है इंसिडेंट। The refracted ray in the prism strikes the opposite face, which is silver. Silver का मतलब वही हो गया, उसको मिरर बना दिया उन्होंने। And a reflected ray from it retraces its path. Path retrace कर रही है। तो draw the ray diagram and find the relation between refractive index of the prism and angle of prism. तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, एक काम तो देखो, हम इतना तो झोल मार ही देते हैं कभी कभी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाने से अच्छा है कि हम क्या कर दें, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट सबसे बेस्ट चीज होती है, Ctrl+C। ठीक है, तो जब डायग्राम सेम ही बनना है तो फिर हम 2 बार क्यों लिखें, है ना, हम एक ही बार में लिख के काम चला सकते हैं। और सिंबल हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 पार्ट सिंबल नहीं है, तो जो सिंबल उन्होंने दे रखे हैं उन सिंबल का हम यूज कर लेंगे।
एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट, हाँ तेरे बस की है तो कर लियो, तुम्हारे बस की है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम सेम है, लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए दे रखा है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एंगल 2a क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे इन प्रिज्म स्ट्राइक्स द अपोजिट फेस व्हिच इज सिल्वर, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये कंडीशन आ गई, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो क्या ही बचा क्वेश्चन में, ये 90 है, तो सोचो अगर ये 90 है और ये ए था, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल क्या बनेगा, ये 90 माइनस ए, ये पूरा एंगल 90 है, तो ऊपर का एंगल 90 माइनस ए है, तो नीचे का एंगल क्या बना, ए। तो 2a इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। बोलो क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? और ये अगर हम एक पॉइंट नाम दे दें इसको सी, तो पॉइंट सी पर, एट सी पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई मतलब कितना हो गया, साइन 2a, और साइन आर मतलब कितना हो गया, साइन ए। साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा, कभी सुना होगा, 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है साइन ए, तो साइन ए से साइन ए यू कैन कैंसिल आउट, और यहां से हमें तो ए निकालना था ना, रिलेशन, तो रिलेशन वैसे ही आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 2 कोस है, यहां भी छोड़ सकते हो, बट अगर मान लो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है कि आपको एंगल ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या होगा, तब हमें पहले कोस ए निकालना पड़ेगा। कोस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू बाय 2, एंड ए इज कोस इनवर्स म्यू बाय 2, ए इज कोस इनवर्स म्यू बाय 2, ठीक है। देखो प्रिज्म के जितने हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया है जो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, पर हर क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन में स्टार्ट करना मुश्किल था, हर क्वेश्चन में स्टार्ट करना मुश्किल था, सोल्व करना मुश्किल नहीं है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम जो आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर वो आती है डायग्राम समझने में, डायग्राम बनेगा क्या। जब तक आप ये डायग्राम करेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आप सोल्व नहीं कर सकते। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, प्रिज्म के क्वेश्चन के अंदर, रिफ्लेक्टेड रे मिरर पे, बेटा क्योंकि कोई भी रे जो है मिरर के केस में पाथ रे ट्रेस सिर्फ तभी कर सकती है जब वो 90 पे आई। जैसे मान लीजिए मिरर है और इस पे लाइट ऐसे आई, 90 पे नहीं आई, ऐसे आई, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसने पाथ रिट्रेस कहाँ किया, पाथ रिट्रेस तब करेगी जब जो रे है वो 90 पे आएगी। अगर मान लो ये 90 था तो यहां से लाइट रे पर अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो रिट्रेस करने के लिए लाइट जो है उस सरफेस पे 90 पे होनी चाहिए इंसिडेंट, अदरवाइज अपना पाथ रिट्रेस नहीं कर सकती। ओके आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब एक ये देखो, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है, देखो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए सारे के सारे, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 3-4, शायद 2 बचे हैं, एक ये बचा है और एक ये बचा है, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। दोनों क्वेश्चन में हमारा बाकी क्लास निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, अगला क्वेश्चन है लाइट रे इंसिडेंट एंड ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल का मतलब होता है कि लाइट रे 90 पे इंसिडेंट हो रही है, ग्रेजिंग एंगल होता है सरफेस के साथ साथ, जैसे ये सरफेस है मोबाइल की, तो लाइट रे जो है इसके साथ साथ आ रही है इसमें, है ना, बिल्कुल पैरेलल इसके साथ। ग्रेजिंग एंगल का मतलब है ये एंगल, ग्रेजिंग का मतलब क्या हो गया, लाइट रे जो है सरफेस के साथ आ रही है। तो इस डायग्राम में, ऑल्दो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि ये नॉर्मल एंगल था और कंडीशन ऐसी है कि लाइट इंसिडेंट एट अ ग्रेजिंग एंगल, लाइट ऐसे आ रही है, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90। नॉर्मल से एंगल क्या बनेगा, 90। A light ray incident at grazing angle on the face AB
of prism ABC follows the path shown in figure. ऐसे आई, इधर मुड़ी और फिर ऐसी एंगल पे चलेगी वापस। लाइट में ऐसा उन्होंने न्यूमेरिकल ऐसा कुछ क्रिएट किया उन्होंने ऐसा, ठीक है, ऐसा बोला वो। और बोला है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल। ये लो डायग्राम इसका। आगे बढ़े। अब यहां पे देखो, अगर लाइट ऐसे आती है, लाइट अगर ऐसे आती है तो फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू जो है या I1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, और जो I2 की वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री। ऐसा है क्वेश्चन है, ठीक है। और दोनों ही केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अब ये आसान सा क्वेश्चन होगा। अगर आपसे इतना डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1, एक फॉर्मूला। और I1 की वैल्यू कितनी है 90, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन R1, ये R1 ही है। साइन 90 की वैल्यू 1 और नीचे आएगा साइन R1। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2। साइन I2 कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 90, और ये आएगा साइन R2 1 अपॉन साइन R2। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया साइन R1, और यही वैल्यू क्या आ रही है साइन R2। अगर मैं इस इक्वेशन से लिख दूं ऐसा कि R1 जो है वो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू है, लिख सकता हूं क्या, बोलो फटाफट। क्योंकि साइन R1 आएगा 1 बाय म्यू, और R1 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। एंड यहां से हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। बोलो डाउट है या नहीं, बोलो डाउट है या क्लियर है। क्या मैं R1 और R2 की ये वैल्यू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। साइन इनवर्स म्यू जो 1 अपॉन साइन R1 है, तो साइन R1 क्या आएगा 1 बाय म्यू, और R1 आएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ठीक है, तो ये R1 R2 आया, R1 R2 आया यहां से। तो A की जो वैल्यू आती है एंगल ऑफ प्रिज्म, उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। अब R1 और R2 दोनों ही सेम है, विच इज साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, और ये भी क्या आएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। इसके 5-6 क्वेश्चन और हैं इसी टॉपिक के, असाइनमेंट में नहीं है, अलग से भेजूंगा, वो भी ट्राई करना फिर। इसके तो मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खुद ही करा दिए क्वेश्चन। तो ए की जो वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो क्या आ गई 2 साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं प्रिज्म के, ठीक है। इतने कर लो, इतने बहुत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी परसों, परसों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा आज का मेन क्वेश्चन बचा है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्या तुम्हें टॉपिक टफ लगा है, मतलब आज की क्लास मिला के, कल तक तो नहीं लगा होगा, आज की क्लास मिलाकर क्या तुम्हें ये टॉपिक टफ लगा है? थोड़ा सा। अच्छा भैया, जो डायग्राम प्रिंटेड है उसमें I1 माइनस 90 नहीं है, कहाँ पे 90 नहीं है, मैं समझा नहीं, ये बोल रहे हो क्या? कौन था ये, साक्षी क्या कहना चाह रहे हो? आज स्कूल टेस्ट में स्फेरिकल सरफेस वाली ना, अच्छा। साक्षी तुम क्या कहना चाह रहे हो? भैया ये जो एयर से जो लाइट जा रही है ना, यहाँ पे जो डायग्राम प्रिंटेड है वहां पर I1 जो है ये 90 नहीं है ना। हाँ यहाँ 90 नहीं है, 90 बनना चाहिए वैसे।
ठीक है भैया। मैंने अभी यही तो बताया आपको, ये है डायग्राम मेन। ऑनलाइन था तो बुक से कर दिया। अबे जा सर, क्या R2 क्रिटिकल एंगल हो जाएगा? हाँ, ये क्रिटिकल एंगल कंडीशन बोल सकते हैं इसके लिए, R2 इस पॉइंट के लिए बोल सकते हैं। आगे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, इसका पहला पार्ट कराऊंगा मैं, क्योंकि पहले पार्ट में शायद हमारी क्लास निकल जाए। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB। AB पे जो लाइट है वो नॉर्मली आती है। तो नॉर्मली आने का मतलब पता ही है, नॉर्मली आएगी तो क्या होगी, जैसे आ रही है वैसी की वैसे चली जाएगी नीचे, जहां तक जा सकती है मीडियम के अंदर, सेम मीडियम में जहां तक टकरा सकती है टकराएगी। तो A ऊपर से आई और ये इस पॉइंट तक सेम के सेम आ गई, जो पॉइंट हम रेड सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। ठीक है जी। और लिखा हुआ है प्रिज्म इज पार्टली, ये पार्टी नहीं है ना, ये पार्टी क्यों आ गया? व्हाइट कलर चलाने का मजा ही अलग है, सफेद पे सफेद। तो ये पार्टली है। द प्रिज्म इज पार्टली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता। ठीक है। और ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड सो दैट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस BC आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। देखो लाइट रे जो है, ध्यान दो डायग्राम पे, अब ऊपर से आ रही है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट ऐसे चलेगी। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो जिस एंगल पे लाइट ऐसे जाएगी वो कौन सा एंगल बोला जाएगा? जिस एंगल पे लाइट ऐसे जाएगी, डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में देखो कि लाइट डेंसर से आ रही थी, और डेंसर से आने पे लाइट का इस मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ है तो इस आई को हम क्या बोलेंगे? इस आई को क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द क्रिटिकल एंगल? बोलो, क्या हम इस IC और I को बोल सकते हैं कि दिस इज द क्रिटिकल एंगल? बोल सकते हैं ना। और ये होगा कितना? इस डायग्राम के हिसाब से, फ्रॉम डायग्राम, ये जो I आएगा जो IC के बराबर होगा, क्या ये है 60 डिग्री? ऊपर का अगर 60 डिग्री है तो ये 30 हुआ, तो ये बाकी क्या हो गया? ये बाकी एंगल हमारे पास आएगा 60 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो μL है। लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μL, जो हमें निकालना है। मतलब ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब मुझे क्या आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 से ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? मान लो 4 ऑप्शन आपके पास आए और 4 में से 2 वैल्यू ज्यादा है और 2 वैल्यू कम है, तो आपको मान लो तुक्का ही मारना है। तो तुक्का लगाने के लिए भी आपके 2 ऑप्शन तो देखते ही कम हो जाएंगे। ये 1.5 है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आना चाहिए। कुछ बच्चे कम लिख रहे हैं, कम क्यों आना चाहिए? कम। सर आपने ऊपर डेंसर मीडियम है। हाँ, क्या बोला वंतिका? आपने बोला ना ऊपर डेंसर मीडियम है। नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं, नहीं मीडियम है। नहीं, ये भी नहीं बोला ना किसी ने वाटर है, ये कहाँ बोला वाटर है? वो तो बोला लिक्विड है। लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग लगाओ ना बाबू, दिमाग लगाओ कि TIR कब हो सकता है। TIR की कंडीशन क्या होती है? घूम फिर के वही जो 2 लाइन लिखी थी ना हमने TIR के लिए, वही आपको यूज करनी होती है, और बच्चे को वही याद नहीं रहती। TIR की क्या कंडीशन थी? TIR की कंडीशन थी कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी तो TIR होगा। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 तब हो सकता है जब ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा होगा? ये मीडियम रेयर मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू दी जो अंदर जहां प्रिज्म से लाइट आ रही है। तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, तभी तो होगा।
TIR की कंडीशन क्या है? TIR की कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इसका मतलब ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, और ये जो लिक्विड आएगा दिस शुड बी अ रेयर मीडियम डेंसर के रेस्पेक्ट में। और जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/sin IC। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है 1/sin IC, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो डेंसर यहाँ पे क्या है? ग्लास। रेयर यहाँ पे क्या है? लिक्विड। तो जब ग्लास का लिक्विड के रिस्पेक्ट में निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा? 1/sin IC। और 1/sin IC कितना हो गया? 1/sin 60। sin 60 होता है √3/2, तो ये कितना आएगा? 2/√3। और ये किसके इक्वल आएगा? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू √3/2। ग्लास की वैल्यू कितनी है? 1.5, और √3 हो गया 1.732 डिवाइड बाय 2। 1.5 मल्टीप्लाई करो, 8 पे जाएगा 16, 2 6 12, 2 6 12, कर दो मल्टीप्लाई इसकी। 15 6 90, 0 9, 15 6 90 और 9 99 का 9, 15 8 120 और 9 129। 3 0 ये 1 0 ये 4 0, तो यहाँ पे आएगा, और ये आएगा आंसर 1.29। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आएगा? 1.29। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है सोल्व करने के मामले में, पर तुम सबकी कैलकुलेशन भी तो माशाल्लाह है कि तुम्हें हर चीज जो है पीछे जाके करनी है, तुम डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 से क्या आएगा? कम आएगा। समझे क्वेश्चन या नहीं समझे? क्या क्वेश्चन समझे? जितने भी क्वेश्चन आपने ये किए हैं प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन ये किए हैं, आपका काम अब ये है कि आपको दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करने हैं, आज नहीं कल। कल दोबारा से पहले 82 से स्टार्ट करना और 103 तक दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना ऑर्डर में, जितने भी क्वेश्चन हो। जब ये सारे कर लोगे कल तक, तो मैं शायद कल शाम तक शायद 10-12 क्वेश्चन और भेजूंगा इन्हीं के ही, प्रिज्म के ही प्रैक्टिस करने के लिए। नए क्वेश्चन होंगे वो सारे, ये ऑब्वियस बात है, तो नहीं भेजूंगा। तो मेरी तरफ से ये जो प्रिज्म का टॉपिक है वो ओवर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या आपका वैसे इसके अलावा भी कोई डाउट है इन सब के अलावा? क्योंकि मेरे ख्याल से हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। जो थोड़े बहुत और रह गए होंगे, जैसा ये क्वेश्चन था ना, इससे अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है, खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 102 नहीं छोड़ नहीं रहा हूं अभी, रुक जा, क्लास तो पूरी अभी हो जाएगी, अभी कहाँ खत्म हुई है। 102 क्वेश्चन जो है यार 1 घंटे से कम भी क्या ही पढ़ोगे। क्वेश्चन 102 इसी की तरह है, ट्राई करना। ये एक पार्ट था सोल्व करने के लिए। देखो इसका हमने ना बी पार्ट नहीं किया अभी पर्यंत। इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, देखो पढ़ के एक बार। इसका बी पार्ट बोल रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ रेस इफ इट वर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AC। अगर लाइट नॉर्मली आती AC फेस पर तो कैसा डायग्राम बनता? अगर लाइट नॉर्मली आती फेस AC पर, लाइट अगर AC पे होती इंसिडेंट, तो कैसा डायग्राम बनता? ये हमें बनाना है। ठीक है, ये पार्ट A है। नाउ पार्ट B। पार्ट B में एक तो प्रिज्म बनाना पड़ेगा, ये पहले तो AB से बाहर जाएगी भाई, मैंने रख थोड़ा रखा है, देखते हैं क्या होगा। बनाना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा TIR होगा नहीं होगा, है ना, कंडीशन लगानी पड़ेगी, तभी तो बता पाएंगे। और इसमें आधा मीडियम है ना, ये मान लो यहां तक मीडियम है, इधर ऐसे मीडियम है इधर,
लाइट जो है वो इस टाइप से आ रही है, और देखो एंगल क्या क्या दे रखे हैं आपको, आपको एंगल दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है, और लाइट कैसे आती है, नॉर्मली ऑन फेस एसी। तो अगर लाइट नॉर्मली आएगी फेस एसी पे तो एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, अगर लाइट अगर यहाँ पे नॉर्मली आती है फेस एसी पे तो डायग्राम यहां तक तो लाइट ऐसी ही आएगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना लें, कंट्रोल सेट, यहां तक जो लाइट है वो ऐसी आएगी इस पॉइंट तक। ठीक है, यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा क्या होगा इस पॉइंट पे, जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, इतना थिकनेस कैसे बढ़े इसकी, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। वही सही है, कई बार डायग्राम बनाना मशक्कत सा बन जाता है, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो कितना आएगा, लाइट वैसे रेयर से डेंसर मूव कर रही है तो रिफ्रैक्शन होना है, तुम्हें पता है। लाइट अगर मतलब सॉरी, यहाँ भी डेंसर से रेयर ही जा रही है ना, हाँ, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है ना, अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.29 है, तो ये एंगल क्या होगा, वो 60 था, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा, और वो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री, ये एंगल जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, आई की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्या हम बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अगर ये 1.5 है और ये 1.29 है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्या हम गैस कर सकते हैं, है ना, वही सेम कंडीशन यूज कर सकते हो आप, आपको याद है ना कि अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो टी आई आर होगा, आई की वैल्यू 30 डिग्री है, ये ज्यादा होगा आईसी से, है ना, साइन लिया तो ये आएगा साइन 30, और मोर देन साइन आईसी, इक्वल भी मान सकते हो, साइन 30 की वैल्यू इन्वर्ट कर दिया 1/sin30, और मोर देन 1 मतलब सॉरी साइन चेंज होगा, ये ऐसा क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था ना, साइन आईसी और साइन 30 दो, और ये आएगा म्यू, तो अगर म्यू की वैल्यू 2 से ज्यादा आ रही है तो टी आई आर होगा। क्या आपको लग रहा है म्यू 2 से ज्यादा आएगा, यहाँ पे म्यू कितना आ रहा है वैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना, ऊपर है 1.5, नीचे है 1.29, दिस वैल्यू इज लेस देन 2, तो अगर ये 2 से कम है तो यहां तो नहीं होगा टी आई आर, तो अगर यहाँ पे टी आई आर नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट का ये एक्चुअल पाथ था, और लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट यहां कहीं जाएगी, तो ये लाइट का पाथ हमने ट्रेस कर लिया इस केस में, म्यू मोर देन 2 आएगा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज लेस देन 2, किसके इक्वल आई है 1.5/2.1.29, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन अकर इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। सर इसके बाद ये बता सकते हो कि नॉर्मल कैसे बनाएंगे, कि कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे नॉर्मल, किसका नॉर्मल, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होती है ना उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, बस वो नॉर्मल होता है। डाउट क्या आ रहा है मुझे, स्पेसिफिक डाउट बताओ पार्थ, मैं फिर मे भी हेल्प करवाऊं आपको, नॉर्मल बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, बोलो कोई क्वेश्चन बताओ जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है।
नॉर्मल जो बनाते हैं हम वैसे जनरली जिस पॉइंट पे लाइट होती है इंसिडेंट, सर ये तो पता है कि नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में, नहीं नहीं अलग अलग किसके लिए बन सकते हैं, मैं समझा नहीं। अगर एक प्लेन सरफेस है तो एक प्लेन सरफेस पे एक ही नॉर्मल आएगा, अलग अलग कैसे बन सकते हैं? वो जो अलग अलग केसेस बनते हैं वो तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया, वो तो कर्व्ड सरफेसेस पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो अभी तक हम प्लेन सरफेस सीख रहे हैं। प्लेन सरफेस पे नॉर्मल जो होगा वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो सरफेस है उस पर ड्रॉप होता है परपेंडिकुलर, वही नॉर्मल है। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन किए सब में हमने यही अप्रोच यूज किया। आप कोई क्वेश्चन हो मुझे बताना, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है पार्थ? ओके, मुझे भेज देना आज अगर है तो। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं पूछोगे ना तो फिर जनरल इसमें कुछ आएगा नहीं। आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जहां पे आप अटकते हो मुझे वो इमेज भेजो, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा कि यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है? ओके बाय बाय, मिलते हैं। नहीं हाँ, सेकेंड पार्ट में कैलकुलेशन नहीं चाहिए हमें। अगर हमें क्वेश्चन बोलता है आर नहीं निकालना आपको तो फिर हमें नहीं चाहिए कैलकुलेशन। हमें सिर्फ इसलिए चाहिए थी कि हमें चेक करना था कि जो आईसी है वो 30 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ठीक है? अब मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने तो, बात काम की बात हमने से खत्म कर ली है सारी।